नमस्ते दोस्तों। शक, डाउट जो होता है वो असफलता से कहीं अधिक होता है आपके सपनों को मारने वाला। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने डेडिकेशन के लिए कभी भी डाउट नहीं करें। हमेशा से आश्वस्त रहे कि मुझे ये एग्जाम देना है, मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे इस पद पे आना है। हमेशा से अपना जो टारगेट है उसे क्लियर रखें, अपना जो गोल है उसे एकदम क्रिस्टल क्लियर रखें। तभी आप अपने लक्ष्य को सफल बना सकते हैं। इसलिए ये जो कोट था बहुत ही बेहतरीन था। इसमें सिंपली कहा जाता है कि शक जो होता है वो आपको एग्जाम में फेल होने से कहीं अधिक होता है, जो आपको अपने गोल से पीछे लाता है, ठीक है, अपने टारगेट से दूर ले जाता है। इसलिए कभी भी डाउट नहीं होने दें। आपका जो डिसीजन है सबसे ज्यादा पहले खुद का सपोर्ट करें, उस पर विश्वास करें कि आपने जो डिसीजन लिया है वो आपके लाइफ के लिए सबसे बेहतर है। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का डेट है 4 मार्च 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लास्टिक के पहाड़ जो हैं वो हिमालयी राज्यों का दम घोट रहे हैं। माउंटेन्स ऑफ प्लास्टिक आर चोकिंग द हिमालयन स्टेट्स। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग कुछ ये जान लेंगे। लगातार देखा जाता है जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, या फिर सिक्किम हो, असम हो, अरुणाचल हो, ठीक है, इधर सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, तो इतना दूर तक फैला हुआ है हमारा हिमालयन रीजन। तो इन्हीं स्टेट्स की बात की जा रही है। तो लगातार जो है पर्यटक वहां पे जाते हैं और उसी के कारण जो है वो प्लास्टिक वेस्ट की लगातार जो है वो मात्रा बढ़ती जाती है। तो इसी के बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल है कि इसे हम लोग कैसे जो है नियंत्रित कर सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट वर्सेज मैनेजमेंट कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है, हम लोग कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं और कितना उसको रिसाइकिल करने में हम लोग सफल होते हैं, उसके संबंधित जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसे संबंधित कितने भी लीगल लॉज बनाए गए हैं, उसके डेटा में क्या क्या गैप्स हैं, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। इसमें सिंपली राइटर द्वारा कहा जाता है प्लास्टिक हर जगह सर्वव्यापी है। अभी तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि प्लास्टिक का विस्तार जो है हर एक क्षेत्र में है, चाहे आप सबसे ऊंचे पर्वत पर हो या फिर सबसे नीचे समुद्र में हो, हर एक जगह जो है वो प्लास्टिक के कुछ ना कुछ नमूने आपको देखने को मिल ही जाएंगे, कुछ ना कुछ सैंपल्स देखने को मिल ही जाएंगे। इसी के लिए कहा जाता है चाहे वो मानव के फेफड़े हो या फिर प्लेसेंटा, सभी जगह जो है वो माइक्रोप्लास्टिक के कुछ ना कुछ अवयव अब वर्तमान समय में पाए जाने लगे हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक का जो निर्माण होता है मेनली प्लास्टिक के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसके क्षरण या फिर विखंडन से जब छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तित हो जाते हैं उसी को कहा जाता है माइक्रोप्लास्टिक। जो हिमालय के पहाड़ों, नदियों, झीलों और झरना में माइक्रोप्लास्टिक का जमाव और संचय हो जाता है और माइक्रोप्लास्टिक लंबे समय तक जो है वो ग्लेशियर में जमे हुए भी रहते हैं और बाद में जब बर्फ पिघलता है तो नदियों के द्वारा प्रवाहित होकर समुद्र में भी बहुत बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक चले जाते हैं। तो भारतीय हिमालय की अगर बात की जाए तो भारतीय हिमालयन क्षेत्र जो है उसमें पानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितने भी रिवर्स हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, या फिर पाकिस्तान की ओर जाने वाले या फिर चाइना की ओर जाने वाले, ये सारे जो हैं वो 12 मासी होते हैं। हर एक समय इसमें जो है जल की आपूर्ति होती रहती। तो इसलिए कितना महत्वपूर्ण है हमारे जनजीवन के लिए इस तरह की नदियों का स्रोत, और लगातार जो है वो प्लास्टिक के द्वारा ये प्रदूषित होता जा रहा है। इसी के लिए जो है उपयुक्त कदम उठाने की बात की जा रही है राइटर के द्वारा, चाहे वो सिंधु हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्रा हो, ठीक है, सारे जो नदियां, जो हिमालयन नदियां हैं वो प्रभावित हो रही है। उसके कारण जो है वहां का जल भी प्रदूषित हो रहा है, जैव विविधता पर भी असर पड़ रहा है, ठीक। और उसी के साथ जहां पे ये रिवर्स के, ये नदियों के पानी जाते हैं, इन इलाके में भी लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जाता है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट संकट के लिए तेजी से और अनियोजित शहरीकरण, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, ठीक है, उसी को कहा जाता है अनियोजित शहरीकरण, और बदलते उत्पादन और उपभोग पैटर्न, लगातार देखा जा रहा है जो कंजम्पशन पैटर्न है, लोगों की पसंद जो है वो परिवर्तित होती जा रही है, ठीक है। जहां पहले लोग मिट्टी का बर्तन उपयोग करते थे जल को रखने के लिए, पानी को रखने के लिए, अभी वर्तमान समय में
प्लास्टिक का ज्यादा उपयोग होने लगा है। तो मिट्टी का बर्तन तो मिट्टी में मिल जाता था, परंतु प्लास्टिक जो है उतना जल्दी जो है समाप्त नहीं होता है, ये लंबे समय तक जीवित रहता है, जिसके कारण जो है अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ठीक है, और उसके कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है मानव के स्वास्थ्य पर। तो पर्यटन की लगातार जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, जो एक मुख्य कारण है इस तरह के प्लास्टिक के प्रदूषण के फैलने से, जो एक मुख्य कारण है प्लास्टिक के प्रदूषण के फैलने का, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन देहरादून का एक रिपोर्ट आया है, उसी में कहा गया है कि प्लास्टिक कचरे में डूबता हुआ उत्तराखंड का शहर की दुर्दशा को उजागर करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लगभग सभी पर्वतीय राज्यों में इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं, जहां पर भी पर्यटन बड़ी मात्रा में जाते हैं। तो हाल ही में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उपयुक्त जितने भी क्षेत्र हैं जो प्रभावित हो रहे हैं लगातार पर्यटन से और वहां पे कचरा के फैलाव से, खास के प्लास्टिक के स्प्रेड से, प्लास्टिक के पॉल्यूशन से, उसके कारण वहां पे उन पंचायतों को नोटिस भेजा गया है एनजीटी और ये जितने भी संबंधित मंत्रालय हैं उनके द्वारा, ठीक है, जिससे कि पर्यटक को एक सही नियम का पालन करना चाहिए, जिससे प्लास्टिक का वहां पे बिखराव ना हो, प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाए। तो पर्यटकों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा अपशिष्ट डंपिंग, ठीक है, लगातार जो देखा जाता है कि सॉलिड वेस्ट का डंपिंग किया जाता है पर्यटकों द्वारा। तो पर्यटकों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में अपशिष्ट डंपिंग पर है। यहाँ पे असम की बात की जा रही है, तो दीपोरविल के रामसार स्थल पर, उसके बाद ग्रेट एडजुएंट सारस आर्द्रभूमि वेटलैंड से मछली के बजाय लैंड फिलिंग के प्लास्टिक कचरे का जमाव दिखाई देता है। उसके बाद मणिपुर की बात की जाए तो नबुल सहित नदियों में बढ़ते प्रदूषण की व्यापक जो है वो रिपोर्ट देखी गई है। वहीं हिमालयन क्लीन अप, जो कि इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव विद जीरो वेस्ट हिमालयाज द्वारा आयोजित किया गया है, ठीक है, यहाँ पे मेनली जो कहा गया है कि हिमालयन रीजन में बहुत कम से कम सॉलिड वेस्ट को प्रोत्साहित किया जाए, इसी के लिए ये लाया गया है। और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अपशिष्ट और ब्रांड ऑडिट के से पता चलता है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा, विशेष रूप से जितने भी नॉन रिसाइकलेबल है, ठीक है, जिसका रिसाइकल नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से गैर पुनर्चक्रण योग्य का बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, वहां पे जो प्लास्टिक का विस्तार हो रहा है वो बहुत से जो है वो नॉन रिसाइकलेबल है। तो हिमालयन क्लीनअप अपशिष्ट लेखा परीक्षा परिणामों से पता चलता है कि लगभग 92.7% कचरा जो है वो प्लास्टिक था, जिसमें लगभग 72% कचरा जो है, ये देख सकते हैं कि 92.7% जो वेस्ट था वो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक था, और उसमें भी 92% में 72% जो था वो नॉन रिसाइकलेबल जो था प्लास्टिक था, इसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। इसी कारण जो है बहुत ज्यादा जो वहां के इन्वायरमेंट प्रभावित हो रहे हैं, वहां के बायोडाइवर्सिटी प्रभावित हो रहे हैं। तो इसी में आगे कहा जाता है कि प्लास्टिक कचरा बनाम प्रबंधन क्षमताएं, मतलब कि कितना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं पर डे और कितना ज्यादा हम लोग उसको मैनेज कर पाते हैं, यही दोनों बात की जा रही है कि हर साल एक दिन में ऐसा होता है जब प्लास्टिक कचरे की मात्रा कचरा प्रबंधन प्रणालियों की इसे प्रबंधित करने की क्षमता से बहुत अधिक हो जाती है। स्विस स्थित संगठन एनवायरमेंट एक्शन इसे प्लास्टिक ओवरशूट दिवस कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है जिस दिन जो वेस्ट प्रोडक्शन है, मान लीजिए वेस्ट प्रोडक्शन 1 kg हुआ, ठीक है, और उसका जो मैनेजमेंट या रिसाइकल किया गया वो मात्र जो है वो 500 ग्राम किया गया, तो 500 ग्राम जो वेस्टेज बच गए उसी को कहा जाता है ओवरशूट प्लास्टिक, ठीक है, जिसका हम लोग रिसाइकल नहीं कर पाए। ये देख सकते हैं सॉलिड वेस्ट का जो है मैनेजमेंट के लिए क्या प्रोसेस अपनाया जाता है। पहले तो प्लास्टिक को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, ठीक है, उसके बाद रिसाइकल करवाया जाता है। तो रिसाइकल के लिए जो कुछ प्रोसेस उपयोग किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एनारोबिक डाइजेस्टर, उसके बाद ये सारे प्रोसेस जो है वो उपयोग किए जाते हैं और यहाँ पे डिस्पोज किए जाते हैं, ठीक है, जो लाइन फिलिंग के द्वारा होता है। तो इसी में कहा जाता है 2023 में भारत जो है वो 6 जनवरी को अपने प्लास्टिक ओवरशूट दिवस मनाया, मतलब कि उस 6 जनवरी को प्लास्टिक का जितना प्रोडक्शन हुआ उससे बहुत कम जो है वो उसको मैनेज कर पाए, रिसाइकल कर पाए, रिसाइकल करने की क्षमता से ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो उसी दिन को कहा जाता है ओवरशूट, प्लास्टिक ओवरशूट डे,
जो विशेष रूप से चौंकाने वाला है, क्योंकि जिसको कहा जाता है सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, सीपीसीबी, ठीक है, उसी के द्वारा कहा जाता है। और ईपीआर मतलब कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उसी दोनों पोर्टल का दावा है कि प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए एक प्रणालीगत क्षमता की आवश्यकता है, ठीक है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बनाने की आवश्यकता है जिससे और बेहतर तरीके से हम लोग प्लास्टिक वेस्ट से निपट सके। तो दुनिया में केन्या, नाइजीरिया, मोजाम्बिक के बाद भारत में लगभग 98.55% के साथ सबसे अधिक कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक मिलते हैं, ठीक है। ये चौथे नंबर पे आता है वैश्विक स्तर पे, जहां पे सबसे खराब मैनेजमेंट है खासकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, जो अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता और प्लास्टिक की खपत में अंतर को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हम लोग प्लास्टिक को मैनेज करते हैं, इसके पूरे के पूरे प्रोसेस को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है, तो कैसे हम लोग रिसाइकल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करने की क्या क्या प्रोसेसेस हैं, ठीक है। जैसे हम लोग नया प्रोडक्ट खरीदे, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक ही खरीदें, उसके बाद फिर यहाँ पे डस्टबिन में डाला गया, ये डस्टबिन से कलेक्ट करके इसको जहाँ पे भी रिसाइकल किया जाता है प्लांट के पास ट्रांसपोर्ट कराया गया, उसके बाद सॉर्टिंग की गई, ठीक है, उसके बाद बंडिंग की गई, उसके बाद शेडिंग की गई, उसके बाद वॉश किया गया, उसके बाद मेल्टिंग किया गया, उसके बाद रीऑर्गेनाइज किया गया और फिर से नया प्रोडक्ट बनाया गया। इसी तरह का प्रोसेस को कहा जाता है रिसाइकल, ठीक है। तो इसी में भारत सरकार का दावा किया जाता है कि वह लगभग 60% प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करती है और सीपीसीबी डेटा का उपयोग करके सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा किए गए सांख्यिकी विश्लेषण स्टैटिक एक्सप्लेनेशन में भारत अपने प्लास्टिक कचरे का केवल, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा अंतर है, मतलब कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इसके द्वारा कहा जाता है कि भारत जो है मात्र 12% ही प्लास्टिक को रिसाइकिल कर पाता है, ठीक है। भारत अपने प्लास्टिक कचरे केवल 12% जो है वो मैकेनिकल रिसाइकलिंग के माध्यम से रिसाइकिल कर पाता है। ये किसका रिपोर्ट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का, जबकि भारत सरकार का दावा है कि 60% प्लास्टिक कचरे को वो रिसाइकिल कर लेता है और इस कचरे का लगभग 20% हिस्सा जो है वो जीवन के अंत के समाधान हो, जैसे कि यहाँ पे किस तरह से 20% को हम लोग खत्म करते हैं प्लास्टिक वेस्ट को, तो उसको जलाया जाता है, सभस्म प्लास्टिक से ईंधन बनाया जाता है और सड़क बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका मतलब है कि हम अपने प्लास्टिक कचरे का 20% जला रहे हैं और जिसका जो है प्रतिकूल प्रभाव हमारे श्वसन पे भी पड़ता है, वहां के वायु की गुणवत्ता पे भी पड़ता है, ठीक है। और अभी भी इसे हम लोग रिसाइकलिंग कह रहे हैं, जब 68% जो है प्लास्टिक बेहिसाब है, मतलब कि 68% जो प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट हुआ उसको रिसाइकिल करने का अभी तक कोई डाटा ही नहीं आया। तो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानूनी क्या क्या अधिदेश दिए गए हैं, तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर, इश्यू कहा जाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2022, भारत के लिए देश स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नियामक ढांचे गठन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016, ठीक है, उसके बाद ईपीआर मतलब कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों की विशेष जरूरतों को मान्यता दी जाती है, लेकिन स्थानीय निकायों, उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों, ठीक है, दोनों के लिए जनादेश बनाते समय इसे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये भी देख सकते हैं, जबकि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं या फिर ईपीआर होते हैं, इसमें पहाड़ियों की विशेष जरूरतों को मान्यता नहीं दी जाती। जहां पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जा रही है या फिर ईपीआर की बात की तो वहां पे पहाड़ियों की विशेष जरूरतों को ध्यान में ही नहीं रखा जाता है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बोला तो जाता है लेकिन वहां पे भी जनादेश पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो भारतीय हिमालयी क्षेत्रों के राज्य भी इस खतरे को रोकने के लिए कानून बनाने सहित विभिन्न पहल किए गए हैं। किस तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं, जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं वो किस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं, तो भारतीय हिमालयी क्षेत्रों के राज्य भी इस खतरे को रोकने के लिए अनेक कानून यहाँ पे बनाया गया है। जैसे हिमाचल प्रदेश में 2019 से जो गैर पुनर्चक्रण योग्य हैं, जो नॉन रिसाइकल जितने भी प्लास्टिक हैं या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के लिए बाई बैक पॉलिसी, याद रखिएगा बाई बैक पॉलिसी, लेकिन अभी भी इसे बड़े पैमाने पे प्लास्टिक कचरा फैला हुआ है। फिर भी जो है बाई बैक पॉलिसी लाया भी गया है हिमाचल प्रदेश में, फिर भी जो है अभी सही तरीके से इसका समाधान नहीं मिल पाया, प्लास्टिक वेस्ट को कैसे सही तरीके से प्रबंधित कर पाए।
उसके बाद सिक्किम की बात की जा रही है तो जनवरी 2022 से जितने भी पैकेज्ड मिनरल वाटर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया सिक्किम में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें काफी मजबूत नियामक प्रणाली बनाई गई है, लेकिन प्लास्टिक कचरे को संभालने के लिए उचित बुनियादी ढांचे के अभाव में राज्य अभी भी इस समस्या से जूझ रहा है। वहीं मिजोरम की अगर बात की जाए तो आइजोल नगर निगम ने 2019 में PWM प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के तहत उपनिगम बनाए और त्रिपुरा ने नीति में बदलाव किए तो नगर पालिका उपनियम बनाए हैं। और परिणाम के बावजूद जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको खत्म करने के लिए एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स बनाई गई है, लेकिन वहां पे भी कोई समाधान अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। जो टास्क फोर्स बनाई गई है वो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा है, वो कहीं दिखते ही नहीं है। इसी में आगे कहा जाता है चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो या फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो या फिर लीचल मिट्टी और भूजल प्रदूषण का कारण बनता है, जबकि ऐसे मिश्रित कचरे से निकलने वाला जो धुआं है वो वायु को भी प्रदूषित करता है। और पुनर्चक्रित किया जाने वाला प्लास्टिक कचरा भी भारी मात्रा में अभी भी लैंडफिल किए जा रहे हैं। जो रिसाइकल किए जा सकते हैं प्लास्टिक भी सही तरीके से उसको अलग अलग नहीं किया जाता है, बांटा नहीं जाता है, उसके कारण जो है जो रिसाइकिल होने वाले प्लास्टिक भी हैं वो भी लैंडफिल किए जाते हैं। इसी में कहा जाता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो या फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो या फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी हो, इसके तहत कचरा प्रबंधन से लेकर उसके वैज्ञानिक निपटान तक का कार्य स्थानीय निकायों का जो है कर्तव्य है। यहाँ पे स्थानीय निकायों के भी ज्यादा से ज्यादा योगदान की बात की जा रही है। इसी में वे EPR की बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी के तहत अनिवार्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और संचालन के लिए PIBO से मदद ली गई है। हालांकि स्थानीय निकाय देश में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की धुरी है। सही बात है कि जितने भी अपशिष्ट प्रबंधन को सही तरीके से अगर इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए स्थानीय निकाय जितने भी लोकल कम्युनिटी है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन उन्हें शक्ति का अनुपातिक हस्तांतरण अभी भी प्रगति पर है, ठीक है। उन्हें सही तरीके से शक्तियां नहीं दी जाती है। बहुत कम राज्यों ने मॉडल उप कानून बनाए और बहुत कम स्थानीय निकायों ने स्वयं शासन देश को कार्यान्वित करने के लिए, ठीक है, उप कानून बनाया है। तो स्थानीय निकायों और PIBO के बीच सहयोग सुनिश्चित करने के अधिदेश के संबंध में कोई भी अभी भी स्पष्ट बातें नहीं की गई है लोकल कम्युनिटी या फिर PIBO, क्योंकि अगर सही तरीके से सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करना है तो इन दोनों का सहयोग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब भारतीय हिमालयी क्षेत्र की बात की जाती है, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में प्रचलित बात है, तो पारंपरिक संस्थानों को स्थानीय निकायों की परिभाषा में शामिल करने की आवश्यकता है। यहाँ पे पारंपरिक संस्थानों को स्थानीय निकाय की परिभाषा में शामिल करने की बात की जा रही है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, SBM और 15वें फाइनेंस कमीशन के तहत इन पारंपरिक संस्थानों को धन आवंटित किया गया था। तो इसके लिए इस तरह से सहयोगात्मक कार्य करते हुए ही हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के समस्या से निपट पाएंगे, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के समस्या से निपट पाएंगे। तो इसी में डेटा में जो गैप है उसको कैसे हम लोग फिल कर पाएंगे, ऐसे उचित संसाधन आवंटन और समर्थन की आवश्यकता है, जो पर्वतीय अपशिष्ट प्रबंधन की विशिष्ट भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखने के अलावा भारतीय हिमालयी क्षेत्रों की जो भी समृद्ध जैव विविधता है या फिर पारिस्थितिकी संवेदनशीलता है, नाजुकता है, उसको ध्यान में रखें और प्रतिबिंबित किया जाए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सही तरीके से मैनेज करने के चक्कर में वहां के इकोसिस्टम प्रभावित नहीं हो, बायोडाइवर्सिटी प्रभावित नहीं हो, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण करने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे निरंतर सार्वजनिक शिक्षा अभियान से मदद मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए वहां पे शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। यदि पर्वतीय क्षेत्र में EPR परिचालन की उच्च लागत पर उचित ध्यान दिया जाए तो EPR के तहत लक्ष्यों की भौगोलिक तटस्थता का मुकाबला किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ज्योग्राफिकल न्यूट्रलिटी की भी बात की जा रही है। तो भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में PIBO द्वारा अर्जित EPR प्रमाण पत्र का मूल्य जो है वो संसाधित प्रत्येक टन प्लास्टिक कचरे के लिए देश के बाकी हिस्सों में अर्जित प्रमाण पत्र से कहीं अधिक है। सही बात है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है, हिमालयन रीजन की बात की जा रही है, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्रों के राज्यों में उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में जो डेटा में गैप्स हैं उसको दूर करने की आवश्यकता है। इसी के लिए जो है वो स्वच्छ भारत अभियान और मनरेगा और वित्त आयोग को एकजुट होकर अनुदान जैसे मौजूदा योजनाओं में अभिसरण किया जाए और उसका उपयोग जो है वो बुनियादी ढांचे के निर्माण, रखरखाव और संचालन को चलाने के लिए बेहतर तरीके से किया जाए, जिससे सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को सही तरीके से हम लोग
निपटान कर पाए। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसके लिए परोपकारी योगदान और कॉर्पोरेट सामाजिक CSR, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निधि के चैनलाइज करने की आवश्यकता है, जिससे कि एक स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट का उपयोग करके इन समस्याओं जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, उन संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है नए नए कार्य। इसके लिए कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन स्मार्ट सिटी योजना, जिसके तहत भारतीय हिमालयी क्षेत्रों के कई शहरों का चयन किया गया है। तो वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन और भारतीय हिमालयी क्षेत्रों के शहरों को प्लास्टिक से मुक्त बनाने के मुद्दे पर भी हमें एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो या फिर जितने भी लोकल कम्युनिटीज हो, ये सभी को एक साथ एकजुट होकर ये बहुत ही दयनीय समस्या को, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सही तरीके से मैनेज करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को खास के हिमालयन रीजन के लिए क्यों इतना ज्यादा समस्या बना हुआ है, क्योंकि वहां से 12 नदियां पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसपे मानव जीवन निर्भर करता है। तो उसको स्वच्छ और सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, इसलिए सभी को एकजुट होकर इन समस्याओं को दूर करने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि लगभग 85% भारतीय जो हैं वो अधिनायकवाद का समर्थन करते हैं, ऐसा पीयू सर्वे में कहा गया है, ठीक है। ऑथोरिटेरियनिज्म, इसी को कहा जाता है अधिनायकवाद। इसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं विस्तार से। तो पीयू रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 67%, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अधिनायकवाद क्या होता है। तो अधिनायकवाद उस देश के शासन को कहा जाता है जहां पे कोई एक नेता जो है, ठीक है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे सभी जगह प्रभावित करता है। तो अधिनायकवाद जो है वो एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोकतंत्र और राजनीतिक बहुलता की अस्वीकृति की विशेषता है, ठीक है। इसमें कोई एक व्यक्ति ज्यादा प्रभावित हो जाता है। इसमें राजनीतिक यथास्थिति को बनाए रखने के लिए मजबूत केंद्रीय शक्तियों का उपयोग किया जाता है और कानून के शासन में कटौती की जाती है। शक्तियों का पृथककरण में कटौती की जाती है और लोकतांत्रिक मतदान में भी समस्याएं रहती है, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है कि इस रिपोर्ट में, पीयू रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 67% भारतीय ऐसी प्रणाली का समर्थन करते हैं जो सबसे ज्यादा जो है वो लोकतंत्र के कुछ मूल्यों को नजरअंदाज कर देता है और केंद्रीय शक्ति को बढ़ावा देने में ज्यादा विश्वास रखता है, जहां एक मजबूत नेता जो होता है वो संसद या फिर अदालतों के हस्तक्षेप के बिना भी राष्ट्रीय स्तर पे बड़े निर्णय ले लेता है, ठीक है। और 72% जो देश के निवासी हैं वो देश में सैन्य शासन का समर्थन करते हैं, ठीक है। और पीयू रिपोर्ट जो अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पीयू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण के अनुसार कहा जाता है कि लगभग 85% भारतीय जो हैं इस तरह के अधिनायकवाद को ज्यादा से ज्यादा समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। 85% भारतीय सत्तावादी व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। तो सर्वेक्षण जो है वो 20 फरवरी से 20 मई 2023 तक लगभग 24 देशों में 30,861 लोगों के बीच में आयोजित किया। उसी से पता चला है कि लगभग भारतीय 85% भारतीय जो हैं वो अधिनायकवाद को ज्यादा समर्थन करते हैं, ठीक है। तो देश में लोकतंत्र की रेटिंग जो है वो आमतौर पर नकारात्मक है। इसके क्या कारण है? इसमें हम लोग देख सकते हैं, वही है सपोर्ट फॉर ऑथोरिटेरियनिज्म, ठीक है। सपोर्ट फॉर ऑथोरिटेरियनिज्म इज हाई इन मेनी मिडिल इनकम कंट्रीज। यही बात यहाँ पे कहा, देख सकते हैं कि 85% लोग जो है वो ऑथोरिटेरियनिज्म को सपोर्ट किया, अधिनायकवाद को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किए भारत में। तो उसी की बात इसमें कहा जाता है, जबकि सभी सर्वेक्षण किए गए देशों में लोकतंत्र की रेटिंग आमतौर पर नकारात्मक रही है। 59% ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया है कि उनके देश में लोकतंत्र कैसे काम कर रहा है। भारत एक अपवाद है। 72% से अधिक भारतीयों ने अपने देश में लोकतंत्र के संचालन के तरीके से संतुष्टि व्यक्त की है, ठीक है। इसके अलावा 79% भारतीयों का मानना है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ एक लोकतांत्रिक प्रणाली शासन करने का एक अच्छा तरीका है। मतलब वर्तमान का जो लोकतंत्र है वो बहुत सही चल रहा है, डेमोक्रेसी सही चल रहा है। इसके अलावा 80% भारतीय प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करते हैं और 82% तकनीकी लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, ठीक है। ये कुछ डेटा है जिसे आप ध्यान रख सकते हैं, तो मेंस के आंसर राइटिंग में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और इस रिपोर्ट में मानना है कि निर्वाचित जितने भी अधिकारियों के बजाय विशेषज्ञों को निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। जो जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जितने भी नेता होते हैं जो लोगों की प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत से क्षेत्रों में उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती है। इसलिए अगर कहीं भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा रहा है तो वहां पे स्पेसिफिक पर्सन का ही निर्णय जो है वो ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि
जो सत्तावादी है, अधिनायकवाद है, वहां अधिक महिला निर्वाचित अधिकारी जो है वो नीति के लिए, पॉलिसी के निर्माण के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों का मानना है कि कार्यालय में अधिक महिलाओं, युवा वयस्कों या फिर गरीब पृष्ठभूमि के लोगों का होना फायदेमंद होगा। ठीक है, लगभग 10 में से 7 भारतीय, उसी को 68% से अधिक कहा जाता है। यदि अधिक निर्वाचित अधिकारी जो है, मतलब कि जो पॉलिटिक्स में ज्यादा से ज्यादा चुने गए जो नेता है, अभी वर्तमान में 33% जो रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है, तो अगर ज्यादा से ज्यादा तो जो लोक प्रतिनिधि होंगे, अगर महिलाएं होंगी तो उनके देश में नीतियों में सुधार होगी। ठीक है, ऐसा माना जाता है 68% भारतीयों का। और भारत ने हाल ही में अपनी 1/3 संसदीय सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है। इसी के अतिरिक्त लगभग 62% भारतीयों का मानना है कि यदि चुने गए अधिक अधिकारी गरीब पृष्ठभूमि से आएंगे तो नीतियों में सुधार होगा। वहीं 64% लोगों का मानना है कि यदि कार्यालय में चुने गए लोग जो हैं ज्यादा प्रतिनिधि बेहतर होंगे, वो युवा वयस्क होंगे, तब ज्यादा सुधार होगा। वहीं 55% लोगों का मानना है कि अधिक व्यावसायिक, जितने भी बिजनेसमैन होंगे पॉलिटिक्स में, तो वो ज्यादा अच्छा होंगे। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र अभी भी लोकप्रिय है। इसी बीच 57% भारतीयों ने कहा कि कार्यालय में श्रमिक संघ के सदस्यों की, ठीक है, हर एक क्षेत्र से, हर एक सेक्टर से अपने अपने प्रतिनिधि को रखा गया है इसमें। ठीक है, चाहे वो वुमेन्स हो या फिर जितने भी पुअर कम्युनिटी के लोग हैं, गरीब लोग हो, ठीक है, या फिर जितने बिजनेसमैन हो या फिर लेबर्स हो। ठीक है, तो हर एक जगह देखते हैं 57% भारतीयों ने कहा कि जो श्रमिक संघ के लोग जो है अगर पॉलिटिक्स में आएंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा नीतियों को सुधार के लिए। वहीं 54% लोगों ने कहा, ठीक है, धर्म से जुड़ा हुआ आना ही था, क्योंकि अभी लगातार धर्म बहुत ज्यादा एक गर्म मुद्दा बना हुआ है भारत में। तो 54% भारतीयों ने कहा कि धार्मिक राजनेताओं को चुनने से बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में कहा जाता है कि 54% भारतीयों को लगता है कि चुनाव अधिकारियों को इसकी परवाह नहीं है और उनके जैसा लोग क्या सोचते हैं। तो 58% का मानना है कि कम से कम एक राजनीतिक दल उनके विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, मतलब कि जो आवश्यक है, जिसके लिए हम लोगों ने प्रतिनिधित्व को चुना है, वो हमारा सम्मान करता है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र अभी भी लोकप्रिय है। विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रणालियों के प्रति दृष्टिकोण में, ऐसा अध्ययन में इस रिपोर्ट में कहा गया कि कई देशों में लोकतंत्र के गिरते स्वास्थ्य के बावजूद जो प्रतिनिधि लोकतंत्र दुनिया के नागरिकों के बीच में जो है वो लोकप्रिय बना हुआ है। ठीक है, हालांकि 2017 के बाद से प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए मजबूत समर्थन में गिरावट आई है, लेकिन फिर भी जो है लोगों के बीच में अभी भी जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र अभी भी लोकप्रिय बना हुआ है। इसी में आगे कहा जाता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। भारत सहित सर्वेक्षण में शामिल 8 देशों पर सर्वेक्षण किया गया और 8 देशों में एक मजबूत नेता द्वारा शासन के समर्थन में भी वृद्धि देखी गई। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व कई माध्यम से आय वाले देशों में अधिनायकवाद के लिए मजबूत समर्थन देखा गया। ठीक है, और भारत के बाद इंडोनेशिया का नंबर आता है, जहां 77% लोग एक मजबूत नेता या फिर सेना द्वारा शासन को देश पर शासन करने का एक अच्छा तरीका मानते हैं। ठीक है, भारत में तो सबसे ज्यादा माना ही गया है कि 85% लोग जो है वो अधिनायकवाद, मतलब एक नेता मजबूत होना चाहिए, उसको ज्यादा समर्थन किया गया। उसके बाद इंडोनेशिया आया है। तो उच्च आय वाले देशों में इसे सबसे कम समर्थन मिला है। ठीक है, अधिनायकवाद को सबसे कम समर्थन मिला है जितने भी हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, तो स्वीडन सूची में सबसे अंतिम स्थान पे है, जहां पे 8% लोग का समर्थन है अधिनायकवाद में। ठीक है, तो इसी के संबंध में 10 में से, ठीक है, 4 लोगों का मानना है कि उनके देश में कोई भी राजनीतिक दल उनके विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, 10 में से 4। तो ये कैसे रिपोर्ट बनाया गया? 7 लोगों का मानना है कि उनका प्रतिनिधित्व करता है और 4 लोगों का मानना है कि नहीं करता, तो ये 11 हो गया यहाँ पे। वही बात यहाँ पे कहा जाता है कि उनके देश में कोई भी राजनीतिक दल उनके विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वहीं 74% का कहना है कि निर्वाचित अधिकारियों को इस बात की कोई भी परवाह नहीं है कि उनके जैसे लोग क्या सोचते हैं। स्वीडन एकमात्र ऐसा देश है जहां 56% बहुमत का मानना था कि उनके निर्वाचित अधिकारी जो प्रतिनिधि होते हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, वो सही सोचते हैं। यही था पूरा का पूरा आर्टिकल। इसमें मेनली जो है वो पीयू सर्वे में जो कहा गया था खास के अधिनायकवाद के लिए, ठीक है, कि एक नेता, तो बहुत बड़ी संख्या में 50% लोगों ने, भारतीयों ने एक नेता को ज्यादा महत्वपूर्ण माना या फिर सेना के शासन को ज्यादा सहयोग किया, ज्यादा समर्थन दिया गया। तो वैश्विक स्तर पे हम लोगों ने सभी देश के, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो या फिर लिस्ट डेवलप्ड हो, सभी के हम लोगों ने आंकड़े को यहाँ पे एक बार चेक किया। ठीक है, तो इसके कुछ डेटा को आप लोग लिख सकते हैं।
अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। हाथी घास उसी को कहा जाता है एलिफेंट ग्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है इसे सूप और स्टू बनाने के लिए पकाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है इसका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है इसका उपयोग जैव ईंधन के उपयोग में किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों। ठीक है, तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। नेपियर घास जिसे हाथी घास के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी नाम याद रखिएगा, नेपियर घास, जो अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया की मूल निवासी एक उत्पादक और बहुमुखी चारा घास है। इसकी उच्च उपज के कारण इसका व्यापक रूप से पशुओं के लिए चारे और जैव ऊर्जा अनुप्रयोग में उपयोग किया जाता है। हाथी घास एक बहुउद्देशीय पौधा है और नई पत्तियां और अंकुर मनुष्यों द्वारा खाने योग्य होता है और इन्हें सूप और स्टू बनाने के लिए भी पकाया जाता है। ठीक है, वहीं दूसरी पीढ़ी की ऊर्जा स्रोत फसल के रूप में भी हाथी घास को चिन्हित किया गया है। ठीक है, हाथी घास के कई पर्यावरणीय अनुप्रयोग है। इसका उपयोग गीली घास बनाने और मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। यह एक खरपतवार नियंत्रक है और अफ्रीका में मक्के की फसलों में तना छेदक कीटों से लड़ने के लिए पशु पुल प्रबंधक रणनीति में इसे एक जाल संयंत्र के रूप में उपयोग किए जाने की सूचना भी मिलती है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा हाथी घास। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हरित नौका पहल उसी को कहा जाता है हरित नौका इनिशिएटिव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है यह भारतीय बंदरगाह संघ की एक पहल है। दूसरा स्टेटमेंट है इसका उद्देश्य जो है वो इसके अंतरदेशीय जलमार्ग जहाजों में हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो बी, सिर्फ और सिर्फ दूसरा कथन जो है वो सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। तो इसी में कहा जाता है हरित नौका पहल होता क्या है? तो हरित नौका पहल जो है वो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो ये तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है। ठीक है, इन तीनों द्वारा ही, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय तीनों द्वारा ही हरित नौका पहल को शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य है अंतर्देशीय जलमार्ग जहाजों में हरित प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तरह से लानिना जो है वो अल्नीनो और लानिनो, ये ध्यान रखिएगा। तो लानिना जो है वो भारत में सर्दियों के तापमान को प्रभावित करता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बादलों के आवरण में वृद्धि से जो कवर बढ़ जाता है, क्लाउड का कवर बढ़ जाता है और वर्षा में वृद्धि के कारण जो है वो भारत में सर्दियां ठंडी हो जाती है। तो ये जो प्रभावित होता है वो लानिनो के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लाल सागर अपनी उच्च लवणता के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है इस लवणता में योगदान देता है? ठीक है, जो सैलिनिटी होती है उसमें कौन सा कारक योगदान देता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ये याद रखिएगा, उच्च बाष्पीकरण दर और सीमित मीठे पानी की प्रवाह। ठीक है, अपनी भौगोलिक स्थिति, जलवायु और जल के अन्य निकायों से सीमित संबंध के कारण जो है वो लाल सागर में दुनिया के महासागरों और समुद्रों के बीच सबसे अधिक लवणता का स्तर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो बाष्पीकरण होता है वो बहुत ही उच्च दर का होता है और वहां पे मीठे जल का जो प्रवाह होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। इसी कारण जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है लवणता पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गोदा बर्मन, ये केस सही से याद रखिए, गोदा बर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ निर्णय जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया किससे संबंधित है? तो याद रखिए गोलावर्धन थिरुमुल्कपाद बनाम इंडियन यूनियन, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। क्या हो जाए इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर सिंपली कहा जाता है वनों की सुरक्षा के लिए। तो गोदा बर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ, ये 1996 का केस है, का जो निर्णय है वो भारत में पर्यावरण संरक्षण और वनों की सुरक्षा से संबंधित एक ऐतिहासिक कानूनी मामला है। तो इस मामले की सुनवाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने की थी और सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में कहा था कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों, मतलब कि जितना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई के लिए वनों के संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व को मान्यता दी गई और अदालत ने अवैध कटाई, अतिक्रमण और वनों के लिए हानिकारक अन्य गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से कई निर्देश भी जारी किए थे। इसलिए याद रखिएगा गोदा बर्मन
जो केस था वो वनों की सुरक्षा के लिए था। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को